सभी को नमस्कार वंदन। और ये जो छोटे बच्चे हैं, इस समय जो आप 10th में अध्ययन कर रहे हो, तो आपको आपकी परीक्षा की घड़ी, ये जो एग्ज़ाम है बिल्कुल नज़दीक आ गई है। आज 29 और इसके बाद एक दिन आपका शेष रह गया है। तो सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आप परीक्षा के नज़दीक पहुंच गए हैं। और अब देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा था, पहले भी मैंने एक बार एक वीडियो में बताया था कि ये अपने जीवन की कोई अंतिम परीक्षा नहीं है, परीक्षाओं का दौर जारी रहेगा। तो इस समय बहुत ज़्यादा लोड लेना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से आपको सशक्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त नहीं रहेंगे, अपने आप को मजबूत नहीं रखेंगे, तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप परेशानियों का सामना कर सकते हैं। तो देखिएगा, सभी खुश रहें, आनंदित रहें और आराम से अपनी जो ये एग्ज़ाम है इसको आराम से परीक्षा दें, मैं चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात, ये एग्ज़ाम की रणनीति जो मैं आपको कक्षा 10 के लिए बता रहा था, उसमें सबसे पहला बिंदु मेरा ये है कि आप जो है आप अपनी तैयारी जिस प्रकार से आपने कर ली है, वो तैयारी अब आपकी फाइनल हो चुकी है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि सबसे पहली बात, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर में, दबाव में नहीं आना है। इस परीक्षा के लिए दबाव तनाव को छोड़ दें। ये सबसे पहले ये और महत्वपूर्ण बिंदु है मेरा। दबाव और तनाव अपने आप पर न आने दें। आप तनाव और दबाव से दूर रहें। जितना आपने पढ़ लिया है उसमें जितना आप सुधार कर सकते हैं, सुधार करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मेरी ये है, मैं कहना चाहता हूँ, अब देखिए, इस परीक्षा की रणनीति में अपने जो फटाफट वीडियो चल रहे थे, आप उनको देख सकते हैं अगर आपके पास समय हो, नहीं तो कोई बात नहीं। आप इस वीडियो को देखने का ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ों को शामिल करने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरी बात मेरी ये है, मैं कहना चाहता हूँ, परीक्षा में जब आप जाएं, बड़े मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त होकर के अपने जो इष्ट देव हैं उनको याद करके आराम से, निसंकोच और निडर होकर के आप आराम से परीक्षा देने जाएं। उसमें मेरा दूसरा बिंदु है कि आप जो प्रश्नों की संख्या है, उन प्रश्नों की संख्या को पूरा करने का प्रयास करें। आप इस प्रकार से आपने प्री बोर्ड भी दिए होंगे, या जिस प्रकार से आपने तैयारी की है, जैसा आप अभी सोल्व कर रहे हैं, तो देखिएगा, प्रश्न आप पूरे प्रश्नों को हल करना आपके लिए अनिवार्य है। पूरे प्रश्न आप हल जरूर करके आएँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में उनको कहीं भूल जाएं। समय का ध्यान रखना आवश्यक है। ये समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। समय को आप ध्यान में रखें। तीसरी बात, और ये बात परीक्षा में आप जहां परीक्षा हॉल में बैठे हैं और जब आप प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, तो ध्यान रखना, एक प्रश्न, जो भी प्रश्न आपका है, उस प्रश्न के जितने भी भाग हैं, एक प्रश्न को एक जगह ही करने की कोशिश करें। एक जगह मैं लिख देता हूं, एक ही स्थान पर करने की कोशिश करें। मतलब आप बीच में जो जगह छोड़ रहे हो, उसको थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना कि आप एक दो लाइन जहां छोड़ रहे हो एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न में, वो तो ठीक है, लेकिन एक प्रश्न आप जो भी प्रश्न कर रहे हो उसके अगर अलग अलग भाग हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 4 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में आप 5 प्रश्न पर आ गए, उसके बाद में 6 पर आ गए, फिर 4 का जो शेष भाग है उसको फिर से कर रहे हैं। ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है। इससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान रहे, आप लोग इस प्रकार से अपना काम करें कि आप एक प्रश्न का जो आंसर आप दे रहे हैं, चाहे किसी भी विषय की बात हो, उसका आप उत्तर जो है एक जगह ही लिखने का प्रयास करें। समय का ध्यान रखें। समय का ध्यान रखते हुए आपको ये सब काम करने हैं। प्रश्नों की संख्याओं को ध्यान में रखें और समय का ध्यान रखें। एक प्रश्न आपको एक जगह करना है। अच्छा, अगली बात, कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आपको दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, अब अंग्रेजी विषय की बात आप करने जा रहे हैं। जो भी प्रश्न आप कर रहे हो, प्रश्न जितना आपको आए, जैसे आपको आए, आप उस प्रश्न को पूरा करने का प्रयास करें, जैसे आपसे संभव हो पाए। पूरा आपको नहीं आ रहा है, आधा आपको आ रहा है, तो आधा कर लें। जैसा भी आपसे संभव हो उसके, आप जिस प्रकार से भी कर सकें, आप उसको अवश्य हल करें। प्रश्न आपको पूरे करने जरूरी हैं। कहीं हो सकता है ये एक एक नंबर आपके जीवन में पता नहीं कितने क्या काम आ जाएं, तो आपको ये लापरवाही नहीं करनी है। परीक्षा हॉल में आप बैठ ही गए हैं, अब आपकी तैयारी हो ही चुकी है,
तो आपको क्या हर्ज है कि आप प्रश्नों के उत्तर पूरे न करें। तो इसके लिए ये फाइनल वीडियो आज 10वीं क्लास के लिए है, क्योंकि अभी आपकी परीक्षाएं जो हैं शुरू होने जा रही हैं परसों से। चलो मैं आपको ये फटाफट वीडियो जो आपने देखे होंगे, मैं आशा करता हूं। तो ये जो 4 बातें थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी। अच्छा, 5वीं बात मैं बता देता हूं आपको। परीक्षा हॉल में जो बच्चे कमजोर हैं विशेष रूप से ध्यान रखें, आप नकल करने की कोशिश ना करें। कहीं आप ऐसे बैठे रहें कि भाई बाद में मैं इससे पूछूंगा, इससे पूछूंगी, इस प्रकार के विचार आपके माइंड में परीक्षा हॉल में बैठने से पहले और बाद में और परीक्षा देते समय ऐसे कोई विचार नहीं होने चाहिए। जिस प्रकार से भी आपको पेपर जो प्रश्न हैं उनके आंसर आपको जिस प्रकार से आते हैं, जैसा आप कर सकते हो वैसे ही उनको हल करने का प्रयास करें, लेकिन आप कहीं भी उनमें गड़बड़ करने का प्रयास ना करें। ये जो 5 महत्वपूर्ण बातें थी, इनको मैं पूरी कर चुका हूं और अब सीधा हम चलते हैं अपने विषय इंग्लिश की ओर। अंग्रेजी में आपको प्रश्न पत्र अंग्रेजी का आपकी जो एग्जाम है, परीक्षा आपकी 31 तारीख को 31 मार्च से शुरू होने जा रही है। तो उसकी रणनीति पहले आपके मन में स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको किस प्रकार से उनको प्रश्नों को हल करना है, कैसे आप हल करेंगे और किस प्रकार से आपके उत्तर उनमें दिए जाने चाहिए। तो इसके लिए आप 1 मॉडल पेपर, 2 मॉडल पेपर, 5 मॉडल पेपर, जितने आपसे हो सके, अब जो समय आपके पास बचा हुआ है उसमें आप और प्रयास कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए, अब मैं आगे की बात बताता हूं आपको। अंग्रेजी में जो होने वाला है आपका, जो ये कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण विषय है अंग्रेजी, ये इंग्लिश सब्जेक्ट जो है, मैं अपने काफ़ी वीडियोज में बता चुका हूं कि आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, आपको पढ़ना ही है। तो आप इसे पूरा मन लगा करके पढ़िएगा, पूरा मन लगा करके आपको ये अंग्रेजी विषय पढ़ना है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम प्रश्नों की। अपने जो प्रश्न होंगे, एक वीडियो में पहले बता चुका हूं, जो क्वेश्चंस हैं आपके, उनको आप किस प्रकार से सोल्व करें। तो इसमें देखिए, सबसे बड़ा मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा मानना है, आपका जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट ध्यान में होना चाहिए। और अब ये समय आपके लिए ये 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के, 3-3 नंबर के जो प्रश्न आप हल कर रहे हैं, जिनको आप सीख रहे हैं, उनका आपको हल करने के लिए उतना समय आपके पास अब नहीं बचा है। तो उनकी ओर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नहीं आते हैं इस समय, उन पर आप ज़्यादा फोकस ना करें। तो आपका जो ध्यान है इस समय, वो ये जो बड़े प्रश्न हैं उनको, जो 4-4 नंबर के आ रहे हैं, उनको ज़्यादा हल करने का आप प्रयास करें। इस समय उनको ज़्यादा सीखें। अगर आपने ग्रामर का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, छूट गया है, उसको आप सरसरी नज़रों से ज़रूर देख सकते हैं। आपने जो नोट्स बनाए हैं, ये तो इन बातों में भी होना चाहिए। अब ये मैं भूल गया था, ये अपनी 6वीं बात होगी इनमें। मतलब आपने जो नोट्स बनाए हैं ना, उनको आप एक बार ज़रूर देख लें। जो नोट्स बनाए हैं उनको आप देखें। इस प्रकार से अब आपकी रणनीति होनी चाहिए कि आपको कैसे क्या करना है। और मैं, जहां तक मेरा मानना है, मैं स्वयं ये मानता हूं कि आपके पास देखिए, जो 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके, उनमें है एक तो पैराग्राफ राइटिंग है। अब इसमें क्या, वर्बल और विजुअल दोनों है। मतलब आप शॉर्ट राइटिंग टास्क भी इसे कहते हैं, वर्बल और विजुअल। वर्बल का मतलब जो अपने पास जैसे लिखा हुआ है, जो प्रश्न आ गया उसका आंसर आपको देना है। आउटलाइन भी दे सकता है लेकिन संभावना कम है। विजुअल का मतलब होता है जिसको अपन देख पाएं, ये विजुअल होता है। एक वर्बल हो गया, एक विजुअल हो गया। अब वर्बल और विजुअल में इनको आप थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि इनके मार्क्स हैं आपके पास 4। इसके बाद में मैं बात करूं तो स्टोरी राइटिंग आपकी जो है, स्टोरी राइटिंग में भी आपको करना है, इसके मार्क्स हैं 4। इसके बाद में मैं बात करूं लेटर राइटिंग, तो इसके मार्क्स भी हैं आपके पास 4। लेटर राइटिंग का मैंने एक वीडियो, अभी पिछला वीडियो डाला था, उसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको सिखाने का प्रयास किया था, क्योंकि ये तकनीकी खामियां कुछ हो जाती हैं जिनकी वजह से हम जैसा चाहते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। अभी भी मैं आपके सामने, बोर्ड के सामने रहा होता है, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलो अब अपने मूल बिंदु पर लौट आते हैं। तो ये 12 नंबर यहाँ से हो गए। इन 12 नंबरों को हमें, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जो मुख्य बात जिसको मैं ज़्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ, इन पर लोग ज़्यादा जोर देते हैं, वो सही भी है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ आपको, मेरे हिसाब से मतलब ये जो पैसेज आपके हैं, इनको आपको ये हल करना आना चाहिए। और अगर आपने अभी तक सोल्व नहीं किए हैं, कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है।
ईश्वर आपका भला करे। मैं ईश्वर से ऐसी मनोकामना करता हूँ, ऐसी इच्छा प्रकट करता हूँ कि आप सभी जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग जो है आप सबकी ये जो इच्छा है वो पूरी हो, मैं चाहता हूँ। तो देखिएगा, पैसेज पर जोर दिया जाना इसलिए ज़रूरी है। आज ये फाइनल क्लास है अपनी फटाफट वीडियोज़ की, और इसमें पैसेज पर जोर देना इसलिए आवश्यक है सॉरी, क्योंकि पैसेज अपने पास ये अनसीन पैसेज आ रहे हैं। वो एक 10 नंबर का आ रहा है, एक 5 नंबर का आ रहा है, सॉरी एक 9 नंबर का आ रहा है, एक 6 नंबर का आ रहा है, ऐसा कुछ शायद मैंने देखा। मेरा पिछले वीडियो में मैंने जो सिलेबस बताया था उसमें स्पष्ट होगा, थोड़ा क्लियर याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद ऐसा ही होना चाहिए, 9 और 6। तो 9 और 6 15 का हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये 15 नंबर के प्रश्न जो आने हैं इसमें पैसेज में, अब आप इनको वोकेबलरी वाले जो प्रश्न हैं, मतलब आपको सिमिलर वर्ड पूछता है, एंटोनिम पूछता है, सिनोनिम पूछता है, उसका तो आंसर जो भी हो सकता है वो आपको एक शब्द में देना है, उसका विशेष ध्यान रखना। आपको कोई शब्द पूछे वो, तो आपको एक ही शब्द में उत्तर लिखना है। आपको वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी यहाँ पैसेज में दे रहा है। चलिए इसके बाद में सीधा बढ़ो आप पोइम की ओर। तो पोइम में आपको वो 2 एक्सट्रैक्ट देता है, एक्सट्रैक्ट होंगे, 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, और 2 एक्सट्रैक्ट जो हैं उनमें वो 2-2 प्रश्न पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 नंबर का 1 और 4 नंबर का 1, अब ये 8 के हो चले हैं, 8 नंबर के हो गए। इसके बाद में जो शीन पैसेज है आपका, मतलब आपके पाठों में जो पैसेज हैं उनको भी वो पूछ रहा है। तो वो भी, ये भी देखो, देखिए कितनी अच्छी बात है आप लोगों के लिए। ये जो पैसेज हैं बड़े मायने रखते हैं आपके लिए अगर आप इनको सही से पढ़ते हैं। भाई होना चाहिए इसमें, देखो यहाँ 1 होना चाहिए। अब ये जो कुछ मतलब जिनके नोट्स आए हैं, जिनके और कोई ये जो सामग्री आई है जिनको हम पढ़ते हैं, डेस्क वर्क वगैरह हैं, तो इनकी राय अलग अलग है। होता क्या है, क्या हो सकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो अनसीन है, ये जो शीन है, ये भी आपके लिए 2 आएंगे। तो 2 आएंगे तो मतलब यहाँ भी 4-4 8 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। अब देखिए, किसी ने ऐसा दिया है कि एक्सट्रैक्ट इसमें से 2 पूछे जाएंगे, कोई कह रहा है कि 1 अथवा में होगा, कोई कह रहा है कि 2 आएंगे उनमें से 1 वो पूछेगा और प्रश्नों की संख्या बढ़ाएगा। लेकिन खैर जो भी हो, ये जो पोइट्री है, मैं जहाँ तक मानता हूँ, मेरे हिसाब से ये जो पोइट्री है ये 10 नंबर की होनी चाहिए, जहाँ तक मैंने देखा है, और वो सिलेबस वाला वो अलग से डाल दिया है। खैर अभी तक अब हम इस सिलेबस की बात न करते हुए अब हम सीधे जो मूल बात थी, जो मैं आपको बताना चाहता था, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। आप पैसेज को किस प्रकार से हल करें, ग्रामर वाले प्रश्न जो हैं, व्याकरण वाले प्रश्न जो हैं, उनको किस प्रकार से हल करें, पोइट्री वाले कैसे हल करें, और ये अपने जो लेटर हैं, स्टोरी हैं, और इनको आप किस प्रकार से हल करें, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमें जल्दी कर लेनी चाहिए। देखिए, मैंने पोइम वाले जो पोइम का एक वीडियो आपके लिए बनाया था, फटाफट वीडियोज की श्रृंखला में वो एक था अपने पास। अब ये जो अनसीन पैसेज हैं, इनमें फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव 2 प्रकार के आपसे पूछे जाएंगे, एक छोटा होगा, एक थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए इनके नंबर जो हैं डिवाइड किए गए हैं, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। चलिए अब मैं लेटर का एक वीडियो मैंने डाल दिया है, खैर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो इसके बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। स्टोरी और ये जो शॉर्ट राइटिंग टास्क है, इसके बारे में भी हम चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए, पहले स्टोरी की बात कर लेता हूँ। स्टोरी जो है, इसमें जो सावधानियां आपको रखनी है वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए, स्टोरी जब आप लिखें, स्टोरी का आप जब वो जो प्रश्न होगा उसके बारे में, उस प्रश्न में आपको पता चल जाएगा कि भाई स्टोरी जो अपनी है, ये कहानी किस बारे में है। तो आप देखिए, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बात करूं, जैसे चूहे वाली, वो शेर वाली कहानी जैसे आ गई, तो उसको आप कहेंगे ए लॉयन एंड ए माउस। तो देखिए, आपका जो ये पेज है, इस पेज के ठीक बीचों बीच आप लिखने का प्रयास करें। अब इसमें कोई फुट्टा वाली, नापने वाली ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा करेंगे, ये सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। अब ये जो इसमें क्या है, प्रीपोजिशन आपकी जो होती हैं, प्रीपोजिशन वगैरह जो हैं, उनको आप स्मॉल में लिखते हैं, बाकी ये सारे जो है कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़ा ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ए लॉयन एंड, ये एंड वाला इसको हम स्मॉल लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं, एंड ए माउस। अब देखिएगा, मैं जो बताना चाह रहा था वो बात ये थी कि हम ये जो एल है इसको हमने कैपिटल लिख दिया, एंड में ए छोटा लिख दिया, कोई बात नहीं है, ए को फिर कैपिटल लिख दिया और एम को फिर से कैपिटल लिख दिया। अब ये आगे वाले छोटे आ जाएंगे। तो अपन जो सेंटेंस लिखते हैं उनके हिसाब से न लिखते हुए
इसे अपना जो पार्ट है, जो सारा का सारा भाग है, उस भाग में आप इस प्रकार से एक एक वर्ड को लिखते जाएंगे। ये सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार से आप लिखें तो अच्छा है, इसको अच्छा माना जाता है। अब अपने पास देखिए आउटलाइन भी आएंगी वहाँ, तो कभी कभार क्या है वो ये भी कर देता है भाई, इसको भी वो ए कैपिटल कर देता है, ये भी कैपिटल रहने देता है। तो इसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है ऐसे कि भाई ऐसा होना ही चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रीपोजिशन वगैरह वाले जो आते हैं, इन है, ऑफ है, एट है, जो भी आते हैं ना, ये इनको आप थोड़ा स्मॉल लिख देना, बाकी सबको आप कैपिटल लिख सकते हैं। कभी कभार वो आर्टिकल्स को भी, जो आर्टिकल होते हैं इनको भी जो है छोटा वो लिख सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको जो महत्वपूर्ण बात बताना चाहता था, जैसे आप बैड कंपनी का करें तो बी कैपिटल हो जाएगा, कंपनी का सी कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता था। अब देखिए, अब और मैं जैसे इनके बारे में बता दूं, ए बी है एंड ए डव है, इसके बारे में आप लिखे तो इस प्रकार से ही आपको लिखना है। ए हेयर एंड ए टोर्टोइज है, तो आप एंड जैसे मैंने बताया उस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए कहानी के बारे में, अब अपने पास समय ज़्यादा नहीं रह गया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। एक बार ये वीडियो आप अगर जो देख लेंगे उनको कुछ फ़ायदा इसमें मिल सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। अब देखिए, स्टोरी जो भी हो, उस स्टोरी की जो आउटलाइन है, आउटलाइन को आप हिंदी में रूपरेखा कहते हैं। इस आउटलाइन को हिंदी में रूपरेखा कहते हैं। खैर ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे कि भाई किसको क्या कहते हैं, मैं ज़्यादा शॉर्ट शब्दों में थोड़ा सा चलता हूँ। तो ये जो रूपरेखा है, ये ज़्यादातर क्या होती ही है, किसमें, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का मतलब हुआ वर्तमान काल, ये वर्तमान काल में होती है आउटलाइन जो है। अब आपको क्या करना है, अपनी जो कहानी है वो किस में लिखी जाती है, पास्ट टेंस में। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी कहानी पास्ट टेंस में लिखी जाती है, लोग ऐसा सिखाते हैं और लोग ऐसा सीखते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेज हो सकता है कि फ्यूचर में भी लिखे जाएं। कहानी वो तो कहानी का भाग जानिएगा, किस प्रकार की कहानी है। कहानी तो पास्ट में ही लिखी जानी चाहिए, क्योंकि कहानी है वो कहानी बन चुकी है, वो पीछे की बातें हैं, पास्ट की बातें हैं, तो पास्ट में ही लिखा जाना चाहिए। लेकिन कोई कोई सेंटेंस हो सकता है ऐसा कि कहीं उनको प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में लिखे जाने की आवश्यकता हो। जैसे मैंने ये वाली बात ही लिखी, एलोइन एंड ए माउस, तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें वो कहे कि भाई यहाँ चूहा कहता है कि भाई मैं किसी दिन आपकी सहायता करूंगा, तो सहायता करूंगा तो इसका मतलब वो फ्यूचर में करेगा। तो उसको इसमें नरेशन वगैरह का, एक्टिव पैसिव का, जहां जैसे वाक्यों की आवश्यकता हो वैसा आप करें। मतलब व्याकरण का ध्यान आप अवश्य रखें, मैं चाहता हूं। तो देखिए, नरेशन अगर आप नरेशन का यूज कर रहे हैं, जैसे द माउस सेड आई शैल हेल्प यू समडे, समडे आई शैल हेल्प यू, मैं किसी न किसी दिन आपकी सहायता करूंगा, तो किसी न किसी दिन सहायता करूंगा, तो यहाँ अपना जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो तो फ्यूचर में गया। लोमड़ी ने कहा कि भाई अंगूर खट्टे हैं, मैं इन्हें नहीं खाऊंगी। अंगूर खट्टे हैं मतलब यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है, मैं इनको नहीं खाऊंगी मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो अपने जो सेंटेंसेज हैं वो लिखे जाने चाहिए कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में। कभी कभी कहानी के अनुसार, वक्त के अनुसार, कहानी के अनुसार हो सकता है कोई सेंटेंस आपको अगर ऐसा लगे कि इसको फ्यूचर और प्रेजेंट में लिखने की आवश्यकता है, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उनको वहाँ इस प्रकार से लिखना पड़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। ये बात हो गई अपनी। अब कहानी में और क्या क्या हो सकता है, इस प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं, टेंसेज। अपने को क्या है, ये जो प्रेजेंट में आउटलाइन दे रखी है इसको आप पास्ट में बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपने काफ़ी पढ़ लिया होगा टेंसेज, मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए हैं, तो आपने पढ़ लिए होंगे, सीख लिए होंगे। चलिए, समय बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इन्हें सुनते सुनते आप बहुत ज़्यादा याद कर सकते हैं। देखिएगा, ये कहानी के स्टोरी जो है, बच्चे अक्सर ऐसे करते हुए मिलते हैं, जो बच्चे थोड़ा सा कम पढ़ते हैं उनके लिए विशेष बात। ये जो आउटलाइन में बीच में स्थान होते हैं, इनमें आप बस सीधा वर्ब भर देते हैं या कोई बात भर देते हैं, फिर पूरी कहानी को उतार देते हैं। ऐसा करना गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से करने से कहानी अपनी जो है वो सही नहीं होने वाली है। तो ये जो कहानी है, इसमें इनको पूरा भरने की कोशिश आप न करें, इनको पूरा ना भरें, वो अच्छा है। इसमें जो देखो आउटलाइन दी हुई है और जो सेंटेंस दिए हुए हैं, जो वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें आप मैक्सिमम प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा कि उनको सबको शामिल किया जाए। नहीं किया जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई हमने, हो सकता है कोई शब्द छूट गया हो, कोई वाक्य भी कभी कभार छूट जाता है, तो आप क्या करें, स्वरचित वाक्य, अब खैर उनको स्वरचित तो नहीं कह सकते, लेकिन आप अपने द्वारा निर्माण ऐसे करें, कल्पना शक्ति को शामिल करते हुए, कल्पना शक्ति में कहूँ
कल्पना शक्ति को शामिल करते हुए अपनी कल्पना शक्ति से छोटे छोटे वाक्यों को बनाएं। व्याकरण का पूरा ध्यान रखें, व्याकरण संबंधी, टेंस संबंधी जो है आर्टिकल्स हैं, जो भी हैं, व्याकरण का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए आपको। और इसमें जो है अपने जो ये विराम चिन्ह लगाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, नरेशन का यूज जैसे होता है, तो कोई किसी का जो कथन है उसको आप ऐसे इन्वर्टेड कोमा में लिखें, जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा, मैंने भी आपको बताया था। जो नरेशन होते हैं उनमें आप इस प्रकार से इन्वर्टेड कोमास का यूज करें, जहां फुल स्टॉप लगाने की आवश्यकता हो वहां फुल स्टॉप लगाएं। ज़्यादातर कहानियों की शुरुआत होती है, देखिए इसमें शब्द सीमा का भी आपको ध्यान रखना है। ये भी एक विशेष बात है कि आप शब्द सीमा का ध्यान रखें, न तो ज़्यादा बड़ा लिखना है आपको, न बहुत ही छोटा लिखना है आपको, इस बात का ध्यान रखना। कहानी की जो शब्द सीमा है उसका अवश्य ध्यान रखें। तो चलिए मैं आपको बता रहा था कि भाई आप इस प्रकार से जब करते हैं तो इसकी शुरुआत करते समय आप लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं आप, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम देयर। अब देयर के बाद में थोड़ा सा रुक जाइए, इसके बाद में आप क्या लिखने वाले हैं वो इसके बाद में क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे एलोइन है, एलोइन है, वंस देयर वाज एलोइन, एलोइन, तो यहाँ जाएगा वॉच। मान लीजिए वंस अपॉन ए टाइम देयर, इसके बाद में मैं लिख रहा हूँ टू फ्रेंड्स जैसे मैंने लिखा, तो यहाँ वॉच के स्थान पर वर हो जाएगा। ऐसा मैंने आपको बताया था करेक्ट वर्ब्स में, करेक्ट फॉर्म में कैसे भरे जाए, देर के बाद में क्या आना चाहिए वो इसके बाद में जो आएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार से आपको, खैर ये खालिस्तान वगैरह नहीं बनाना है यहाँ, तो इस प्रकार से आप कर दें। मैं लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ बिल्कुल आपको समझाने के लिए, ध्यान रखना। तो चलिए वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज या वर या जो भी है, जैसे भी हो, इस प्रकार आप लिख दें। विराम चिन्हों का प्रयोग आपको करना ही है। मैंने आपको ये बता दिया कि नरेशन का यूज जहां आवश्यक हो करें, पैसिव वॉइस का जहां आवश्यक हो करें। अब आपको ये टाइटल शीर्षक लिखना मैंने आपको बताया किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए, इस प्रकार से आप शीर्षक लिखें। और आप जो है व्याकरण संबंधी इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, इनका प्रयोग आपको नहीं करना है, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। ये बात हुई अपनी स्टोरी की। इसमें बहुत ज़्यादा आपको बस इतना काफ़ी है कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। मैं ऐसी अपेक्षाएं आपसे करता हूं। ये टाइटल मैं कहता हूं बहुत से बच्चे ऐसा नहीं लिखते हैं, ये एक ज़रूरी चीज़ है और बहुत सी जगह ऐसा नहीं भी बताया जाता है, बहुत कम इस बारे में जोर दिया जाता है कि आपको टाइटल मतलब आपको शीर्षक किस प्रकार से लिखना होता है। हो सकता है कई बार, एक दो बार मैंने देखा है, एक दो बार की बात बता रहा हूँ कि वो सीधा आउटलाइन दे देता है, राइट अ स्टोरी, और आउटलाइन दे दी उसने, तो आउटलाइन का आपको पता चल जाएगा आउटलाइन देकर कि शीर्षक क्या होना चाहिए। अगर उसने शीर्षक दिया है बहुत अच्छी बात है, भाई कहानी किस बारे में लिखा रहा है, लेकिन कई बार वो बता देता है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइंस, ऐसे वो दे दे। अब उसमें आउटलाइंस ही दिए हैं, उसने नाम नहीं लिखा है, तो वो आउटलाइन से आपको शीर्षक टाइटल निकालने की आवश्यकता है। वो टाइटल आप कैसे निकालेंगे वो आप पर डिपेंड करता है, क्या कहानी है, किस बारे में है, उस शीर्षक को आप पेज के बीचों बीच लिख दें। बाकी जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनका ध्यान रखें। समय ज़्यादा हो रहा है, इस समय आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। चलिए मैं दूसरी बात कर लेता हूँ आपके पास। अब आ जाओ सीधा मैं चलता हूँ, आपका जो टॉपिक है मतलब ये शॉर्ट राइटिंग टास्क। शॉर्ट राइटिंग टास्क में मैंने आपको बताया था वर्बल और विजुअल दोनों तरह की बातें आपको देखने को मिलती हैं। एक वर्बल होता है, एक विजुअल होता है। तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है, वही बात जो मैंने स्टोरी में आपको बताई थी कहानी में, मतलब वर्बल में तो दिक्कत नहीं है। वर्बल में आपको जैसे बता देगा कि भाई ऑन लगा करके टॉपिक का नाम बता देगा, भाई इस टॉपिक के बारे में आप लिखिए। जैसे ऑन द टॉपिक SUPW कैंप आ गया, ऑन ए विलेज फेयर आ गया, ए विजिट टू ए जू आ गया, इंडियन फार्मर आ गया, या मतलब जो भी आता है, जैसे भी आता है उस बारे में आप लिख देंगे। लेकिन विजुअल में हो सकता है, कई बार ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर, लेकिन हो सकता है वो केवल अपने को एक चित्र दे दे। भाई विजुअल का मतलब देखने वाला हुआ तो ग्राफ हो सकता है, चित्र हो सकता है, कोई फोटो तस्वीर दिखाई जा सकती है, जो भी है जिस प्रकार से विजुअल का मतलब देखने वाला वो होना चाहिए, तो वो ऐसा कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, अब आपको उसमें चित्र देख करके पहचानना होगा कि भाई किस बारे में है। तो ठीक वही बात जो मैंने आपको बताई थी, बस उस बात का आप ध्यान रखना। ध्यान रखने वाली बात यह है, आप उसे जैसे कोई आपको एक चिड़ियाघर का वो दिखा दिया जाता है तो आप उसमें ऐसे लिखें, ठीक है, पेज के बीचों बीच ए विजिट। अब देखिएगा ये वी कैपिटल है, ये ए कैपिटल है,
इसके बाद में जैसे मैं लिखूँ टू एजू टू, अब ये कोई प्रीपोजिशन की बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, कई बार इसको भी आप स्मॉल लिख देते हैं। और जू जो है इसका जेड कैपिटल होना चाहिए, इस प्रकार से आप करें। जैसे ए विलेज फेयर में लिखूं, ए विलेज का वी कैपिटल हो जाएगा, विलेज फेयर का एफ, इस प्रकार से आप करते जाएं। चलिए इसमें आगे वाली जो बात ध्यान में रखने की है वो ये है कि इस शीर्षक को आप पेज के बीचों बीच लिखें, सही लिखें, और जो है इसमें छोटे छोटे वाक्य व्याकरण का अच्छा प्रयोग करते हुए वही बात जो इसमें बताई थी वो सारी बातों का इसमें भी ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इसमें जो मुख्य बात और मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि अगर आपको ये 5-4 जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो वैश्विक मुद्दे हैं जो सभी जगह चल रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखिए, अगर ऐसे आ जाएं तो आपको छोटे छोटे वाक्य इनमें किस प्रकार से कैसे बनाने चाहिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे अपने पास डोवरी है, डोवरी का मतलब हुआ दहेज, फीमेल फोर्टिसाइड है मतलब कन्या भ्रूण हत्या, मतलब पोल्यूशन है, प्रदूषण, पोल्यूशन को प्रदूषण कहेंगे आप, और जैसे करप्शन है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद के बारे में वो पूछ सकता है। इस प्रकार के जो ये सामाजिक मुद्दे हैं जो वैश्विक हैं, तो इनमें आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं, सीधा ही आप लिख दें आई लिव इन इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये एक सेंटेंस यहाँ बन गया। आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में आप ऐसा लिख सकते हैं, ये अच्छा माना जाएगा, आई लिव इन इंडिया। और अब जो भी आपकी वो समस्या है, जिन समस्याओं के बारे में अपन बात कर रहे थे, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में पूछ ले, प्रदूषण के बारे में पूछ ले, दहेज के बारे में पूछ ले, आतंकवाद के बारे में पूछ ले, भ्रष्टाचार के बारे में पूछ ले, तो उसको आप यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही खालिस्तान नहीं बनाना है। हैज बिकम ए ग्रेव प्रॉब्लम, हैज बिकम थर्ड फॉर्म होगी इसके बाद में, ए ग्रेव प्रॉब्लम। अब इसके बारे में दो सेंटेंस देखिए, जैसे ऐसे ही हो गए, इजी वे में हो गए। इसके बाद में इट इज ए प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो द होल वर्ल्ड। इट इज ए प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर इंडिया, समय ज्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा जल्दी बोलना पड़ रहा है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो द होल वर्ल्ड, ऐसा आप लिख देंगे। संसार, पूरे संसार की ऐसी वो हैं, मतलब ये सभी जगह व्याप्त हैं। तो इसमें बीच में से आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज फ्लोरिशिंग डे बाय डे। इसका मतलब हुआ ये दिन प्रतिदिन फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। भाई सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, अभी घटती हुई दिखाई अपने को कम दे रही हैं। तो ये कन्या भ्रूण हत्या भी है, ये भी अभी देखिए बढ़ रही है। सरकार इस पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है, और हम सबको भी चाहिए कि इस प्रकार से मतलब होना चाहिए कि कन्या भ्रूण हत्या ना हो, दहेज वाली जो प्रथा है ना हो, क्योंकि हम एक स्वतंत्र भारत में, आज़ाद भारत में और पढ़े लिखे साक्षर भारत में रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार का ये सब नहीं होना चाहिए। तो इनमें ये सामान्य सी बात थी। और इसके बाद में देखिए लास्ट में, अंत में अपन ऐसा लिख सकते हैं कि भाई द गवर्नमेंट शुड टेक अग्रेसिव या स्ट्रिक्ट स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही तो हुई है कि ये जो मैंने आपको 5-7 बातें बताई, इनमें ये समस्याएं तो हुई, तो सरकार को इनको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रकार का हम लिख सकते हैं। तो ये 5-4 वाक्य अपने पास ऐसे ही हो गए। अब बताओ ये 5-4 वाक्य अपने ये जो 7-8 मुद्दे मैंने बताए हैं, इनमें सब में आप ऐसा लिख सकते हैं। चलिएगा अब इसके बाद में और बात कर लेते हैं अपन। और देखिए इसके बारे में और जो आपको पूछता है, अभी जो ज्वलंत मुद्दा है अपने पास कोविड वाला है, और क्लीन इंडिया मिशन भी कोई ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। और इजी वो पूछ सकता है, जैसे माई विलेज पूछ सकता है, इंडियन विलेजेज पूछ सकता है, इंडियन फार्मर पूछ सकता है, लाइफ इन विलेजेज पूछ सकता है, विलेज फेयर के बारे में पूछ सकता है। तो इस प्रकार के वो इजी भी पूछ सकता है आपको। तो ये जो इजी हैं इनको आप एक बार थोड़ा सा अब सरसरी नज़रों से देख लें, आपके पास इतना ही समय बचा है। मैं भी ज़्यादा समय आपका अब नहीं लूँगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चला है। अब देखिए तीसरा, ये जो 4-4 नंबर के उनको हम हल करते जा रहे थे, अभी लास्ट से हम हल कर रहे थे। तो ये 4-4 नंबर की 2 बातें देखो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली हैं, अगर आपको जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप करेंगे तो। अब तीसरी बात है इनमें लेटर का मतलब हुआ पत्र। एक वीडियो मैंने अभी भी डाला है,
उसमें थोड़ा सा इससे ज़्यादा विस्तार से बताया, इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये देखिए ये अभी मैंने डाला था, इसमें ऐसे ऐसे बताया था ये सब। भाई लेटर अपने पास जो ये 10वीं का मैटर है उसमें अपने पास जो लेटर हैं वो लेटर 3 इनके भाग बनाए गए हैं। 3 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। और 3 भागों में क्या क्या है वो देखिएगा। एक तो होता है अपने पास इनफॉर्मल लेटर, और एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है ईमेल। अब देखिए ये जो इनफॉर्मल लेटर है इसको आप पर्सनल लेटर भी कहते हैं, और ये जो फॉर्मल है इसको ऑफिशियल भी कहते हैं। ईमेल आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल ये होता है। पर्सनल जो लेटर है, अब ये भी ध्यान रखना, आप भूल जाते हैं बच्चे कई बार। पर्सनल लेटर ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं। अब व्यक्तिगत पत्र किसको लिखें, मैंने ये समझाया था यहाँ। ये व्यक्तिगत पत्र है तो अपने घर वालों को लिख सकते हैं जिनको आप परिजन कहते हैं, रिश्तेदारों को लिख सकते हैं, अपने मित्रों को लिख सकते हैं, अपने छोटे बड़े भाई बहन जो घर वालों में आई गए, इन सबको आप लिख सकते हैं। ये तो हुए अपने व्यक्तिगत पत्र। और ये जो ऑफिशियल लेटर है ये आप अधिकारियों को लिखते हैं, राजकीय गैर राजकीय अधिकारियों को आप लिखते हैं। इसके अलावा जो अपने स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल हैं उनको आप लिख सकते हैं। लेटर्स टू एडिटर होते हैं, इनको भी आप लिख सकते हैं। इन्हीं में जो शामिल किए जाते हैं आपके व्यावसायिक पत्र। तो कंपनी के जो ये अधिकारी वगैरह हैं उनको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक अपना भाग होता है ईमेल वाला। इसमें मैंने आपको बताया था पर्सनल लेटर में कि सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है। कैसे लिखना है ये पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था। उसके बाद में आपको डेट लिखना है, और डेट किस प्रकार से लिखनी है 2-3 तरीके मैंने आपको बताए थे। ये तरीका सबसे अच्छा होता है, आजकल अच्छा माना जाता है। और पूरा का पूरा पत्र जहां आपने, जैसे मान लीजिए मैंने ए लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ ये ए जहां मैंने लिख दिया सारा का सारा सिस्टम इसके नीचे चलेगा, चाहे लेटर फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल हो या फिर ईमेल हो, तो भी ऐसा ही होना है। मतलब आपको ऐसे बहुत ज़्यादा पैराग्राफ जो पिछले बार जैसे पीछे पहले के समय में चला करते थे, भाई यहाँ आपने लिख दिया, आप लिखा करते थे एप्लीकेशन जैसे टू, फिर यहाँ द हेडमास्टर, फिर योर्स ओबिडेंटली इस साइड में होता था। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ये सारा सिस्टम LHS होने लगा है, जैसा मैंने यहाँ लिखा है लेफ्ट हैंड साइड होने लगा है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर ये डेट हो गई, तीसरे नंबर पर माई डियर प्लस है। मैंने अपने इसमें विस्तार से थोड़ा सा बताया था। माई डियर फादर है, मदर है, जो भी है, और मित्रों को अपने को जैसे मैंने लिखा डियर राहुल, मैंने अपना नाम लिखा। डियर गुप्ता मतलब उनका सरनेम जो भी है वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। डियर मिस्टर गुप्ता भी आप लिख सकते हैं। और ये MS के बारे में मैंने आपको बताया था, विवाहित और अविवाहित वाला मुद्दा यहाँ है। और इसके बाद में आपका मुख्य भाग शुरू हो जाएगा, मेन बॉडी जो है वो शुरू हो जाएगा, कम्युनिकेशन भी आप इसे कहते हैं। और इसके बाद में ये जो विद बेस्ट रिगार्ड्स है, उसके बाद में आप बड़ों को लिख रहे हैं लव टू बाबू, लव टू मुन्नू, या छोटा बच्चा जो भी है, इस प्रकार से आप पत्र लिखते हैं। तो उनमें ये अपना अगला भाग है ये पत्र का। उसके बाद में मैंने आपको ये 6वां भाग बताया था और 7वां भाग बताया था। इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, आप जो ध्यान नहीं रखते हैं अक्सर उसके बारे में मैं जिक्र कर लेता हूँ। यहाँ जो एड्रेस होगा उसके बीच में और डेट के बीच में आपके पास स्पेस होना चाहिए। उसके बाद में देखिए ये जो 2 नंबर वाला भाग है और 3 नंबर वाला भाग है, इसमें भी स्पेस होना चाहिए। 3 नंबर और 4 नंबर वाले भाग में भी स्पेस होना चाहिए। इसके बाद में देखिए ये वाला भाग जो है, आप अंत में एक विचार को एक पैरा में प्रस्तुत करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है। उसके बाद में देखिए यहाँ आप इस प्रकार से लिख दें इनको, इसमें भी आपको स्पेस देने की आवश्यकता है। फिर मैं बात कर रहा था आपको बता रहा था भाई ये जो अपने पास ऑफिशियल लेटर होता है उनमें सबसे पहले एड्रेस लिखे। ये प्रिंसिपल वाले, हेडमास्टर वाले अगर आप स्कूल से ही लिख रहे हैं तो उनमें एड्रेस की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, इस बात का भी ध्यान रखना। जैसे अपने पास कोई स्कूली समस्या है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर को अपन लिख रहे हैं, वहीं से लिख रहे हैं, तो उसमें एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ही डेट से शुरू कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो और बाकी जो ऑफिशियल लेटर्स जितने हैं उनमें सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, लिखने वाले का पता। प्रश्न में अगर दिया जाता है तो ठीक बात है, नहीं दिया जाता है तो आप अपनी ओर से लिखें। दूसरा जो डेट का तरीका मैंने जैसा आपको बताया था। उसके बाद में तीसरी बात है, ये ज़्यादातर पत्रों में ऐसा ही होता है, आप देख लेना। अब थोड़ा सा खैर ज़्यादा आपके पास समय नहीं रहेगा, मतलब ये द आ गया, उसके बाद में पोस्ट आएगी उसकी, द के बाद में पोस्ट का मतलब ये हुआ जैसे द पोस्ट मास्टर, द प्रिंसिपल, द हेड मास्टर, द चेयरपर्सन, द चेयरमैन, मतलब जो भी हैं, द कलेक्टर, तो इस प्रकार से ये आएंगे। उसके बाद में ये जो पोस्ट आपने यहाँ लिखी है, इससे संबंधित संस्था क्या है वो इसके नीचे वाली लाइन में आ जाएगी। कई बार हो सकता है कि 2 लाइनों में आ जाए, मतलब ये 3 लाइनों की जगह 4 में आ सकती है। तो पहला तो हुआ ये पोस्ट,
पोस्ट जो प्रश्न में दी होगी, उसके बाद में इससे संबंधित संस्था, और उसके बाद में इस संस्था से संबंधित स्थान, ये संस्था कहाँ है उस स्थान को लिखेंगे इसके बाद में। अब यहाँ भी आपको स्पेस देना है, एड्रेस और डेट के बीच में यहाँ आपको स्पेस देना चाहिए, स्पेस देना है आपको, इस बात का ध्यान रखना। और फिर इस डेट के बाद में ये आप जो एड्रेस, मतलब जिसके पास आप पत्र भेज रहे हो, उसमें भी आपके पास उसके बाद एड्रेस होना चाहिए। इसके बाद में आप सैल्यूटेशन सर या मैडम, डियर सर, इस प्रकार से मैंने आपको इसमें विस्तार से बताया था कैसे क्या करना है। इसके बाद में आपके पास फिर से स्पेस होना चाहिए ये सैल्यूटेशन के बाद में। कई बार वो क्या करता है, सब्जेक्ट इसको पहले इसको बाद में ऐसे कर देता है। खैर, आपको इन ज़्यादा उलझनों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा उलझनों में ये सब्जेक्ट पहले देता है, उसके बाद में सैल्यूटेशन देता है, सर या मैडम बाद में देता है। खैर कोई बात नहीं, चलिए आप इसके बाद में मेन बॉडी। अब मेन बॉडी ये सब्जेक्ट के बीच में और मेन बॉडी के बीच में भी आपको एक लाइन का स्पेस देना है, ध्यान रखना। इसके बाद में ऐसे स्पेस आप देते जाएंगे। अब आप देखिए लास्ट में अपनी तरफ से जो बात कहते हैं उसमें भी एक लाइन में जो आप बात कहते हैं, जैसे इस प्रकार से आप भाई जैसे हेडमास्टर को कह रहे हो तो आप प्लीज़ गिव मी माई सर्टिफिकेट या मार्कशीट या ऐसी कोई बात करते हो, या आप अधिकारियों को लिखते हो तो गवर्नमेंट या यू शुड टेकन स्ट्रिक्ट स्टेप्स, कोई समस्याएं आए तो आप इस प्रकार से जो बात लास्ट में सुझाव देते हैं तो उसको आप विनम्र तरीके से, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, तो आप विनम्र तरीके से उसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं।